नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और मेरे साथी अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में हम आपके सामने लेकर आते हैं राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित सवालों को, जिनके जवाब लिखित तौर पे सांसदों को दिए जाते हैं। तो अरविंद जी, अभी मैं जो प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं जी, वह प्रश्न पूछा है दरअसल पीएल पूनिया ने जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्री से जी, और उन्होंने यह पूछा है कि मनरेगा के मजदूरी के भुगतान में क्या विलम्ब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मनरेगा पूरी दुनिया की कही जाती है कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में इस सरकार ने भी, पिछली सरकार ने शुरू किया था, इस सरकार ने भी उसे जारी रखा। तो क्या उसके भुगतान में कोई विलम्ब होने वाला है या विलम्ब हुआ है? क्या सरकार का जवाब है? बिल्कुल आपने ठीक कहा अखिलेश जी। ये मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है ग्रामीण इलाकों के लिए, और इसके कई सकारात्मक परिणाम आए हैं, जिनमें बहुत सारे इलाकों में पलायन रुका है, अगर आप देख रहे होंगे। लेकिन एक समस्या रही इसकी शुरुआत से ही कि जो मजदूरी के भुगतान के लिए एक अवधि है कि उसमें कहा गया कि 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जगहों पर समस्याएं ये आई हैं उसमें कि वो 15 दिन से ज़्यादा का, और उसमें प्रोविज़न ये भी है कि अगर भुगतान में विलम्ब होता है तो राज्य सरकार वहाँ जो है उस विलम्ब के लिए जो है वो मुआवजा देंगी उसका, अगर आप देरी होती है इस तरह का। और कई और व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि त्रुटियां ना हो, लेकिन राज्य सरकारों के पास कई जगह अलग अलग दिक्कतें हैं। लेकिन ये एक बड़ा संतोषजनक बात है जो अब दिखाई पड़ा है कि 2018-19 में जो 18 दिसंबर तक का आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें करीब 92%, अच्छा 92% भुगतान हो गया है। तो 92% भुगतान का मतलब ये हो गया कि काफ़ी हद तक काबू पा लिया इस पे। और बाकी में इन्होंने कहा कि स्टेट में कार्यान्वयन में कुछ दिक्कतें हैं, जिसमें कर्मचारियों की संख्या की कमी है, और जो पैमाइश वगैरह करते हैं काम का और बाकी चीज़ें, उसके आंकड़े वगैरह डालने में देरी होती है। तो ये सारा दिया। इसके अलावा एक आंकड़ा इसमें और दिया है अखिलेश जी, जो काफ़ी दिलचस्प है। वो दिया है कि 2018-19 में देरी के मामले में ये जो भुगतान किया गया है 1,26,00,000 रुपए का भुगतान जो है विलम्ब से किए गए भुगतान का मुआवजा ये दिया गया है। और इसमें जैसे पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 54 लाख से ज़्यादा है जी। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि इस पर एक प्रभावी कार्रवाई की गई है और कोशिश की गई। अब हम लोग ग्रामीण इलाके से विराट की ओर जाते हैं जो अखिलेश जी। INS विराट का अपना बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, और उसको एक तरह से सागर का एक बड़ा ही अदम्य प्रहरी जिसको कहते हैं कहा गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसके भविष्य को लेकर बहुत सवाल खड़े रहे हैं। अब अपने विजय साई रेड्डी का एक सवाल है कि क्या स्थिति है उसकी। हाँ, निश्चित तौर पे जब विराट रिटायर हुआ तो उसके बाद समस्या ये थी कि विराट का क्या किया जाए। तो आमतौर पे होता है कि जब बड़े जहाज होते हैं तो उनको स्क्रैप में डाल दिया जाता है, उनके पुर्जे काम आते हैं, उनका जो बॉडी है वो काम में आता है। लेकिन चूंकि विराट परंपरा थी, इसलिए सरकार ने सोचा कि इसको एक तरह से सजो कर उसकी पूरी विरासत को रखा जाए, और इसी लिए उन्होंने ये दिया कि एक म्यूजियम इसको बना दिया जाए। अच्छा। और म्यूजियम बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ही दरअसल प्रस्तावित किया था कि आप विराट को म्यूजियम बना दिया जाए, महाराष्ट्र सरकार इसकी देखरेख करेगी, और उसमें 850 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है कि उसके लागत लगाएगी उसमें खुद महाराष्ट्र सरकार, और उसमें केंद्र सरकार उन्हें दे दे। तो निश्चित तौर पे सरकार ने कहा है कि सैद्धांतिक तौर पे हमने अनुमोदन दे दिया है कि महाराष्ट्र सरकार इसको म्यूजियम में, या फिर म्यूजियम के साथ साथ कुछ होटल में भी, क्योंकि विराट है, बहुत विशाल है, उसमें कई होटल के कई कमरे बनाए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही पर्यटकों के लिए, देश के पर्यटकों के लिए, विदेश के पर्यटकों के लिए पानी में खड़ा जहाज, जिसकी एक अजीब परंपरा को समझने लायक भी। हाँ, तो इस हिसाब से उसको अनुमोदित कर दिया गया है। अब देखना ये है कि कितना समय लगता है उसको असली म्यूजियम बनाने में। तो अरविंद जी, हम अगला सवाल लेते हैं आवास योजना पर। जी, अजय प्रताप सिंह का सवाल है जी। और उन्होंने सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, उसमें किस तरह के काम हो रहे हैं, राज्य सरकारों के साथ क्या सहयोग है, इस पर क्या जवाब है सरकार का? जी, निश्चित तौर पर अखिलेश जी, जो सबके लिए आवास योजना जो है, ये उसके तहत 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया कि सभी को, जो बेघर लोग हैं, जो जिनके पास बहुत खराब आवासीय स्थिति है, उनको आवास कम से कम मिल जाए। इसके तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से, 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हुई है,
और ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके बारे में सवाल पूछा गया बेसिकली। तो उसके पहले चरण में ये कहा गया है कि 1 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक मतलब 27 दिसंबर 2018 तक का आंकड़ा है इसमें कि 94,45,000 से अधिक मकानों को स्वीकृत किया जा चुका है। अच्छा। यानी लगभग लक्ष्य के आसपास ये पहुंच गई है। चूँकि कार्यान्वयन में ये इतना बड़ा देश है, अलग अलग गांव हैं, समस्याएं हैं, इन सब के नाते बहुत सारे जगहों पर कुछ देरियां आती हैं। ये सारा ब्यौरा दिया हुआ है और इसके लिए ये भी किया है अखिलेश जी कि जो पात्र परिवार है उनका निर्धारण करके उनका पूरा ब्यौरा आवास सॉफ्टवेयर पर जो है 30 नवंबर 2018 तक अपलोड करने का एक निर्देश भी दिया गया, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसमें विस्तृत सवाल का जवाब दिया गया अखिलेश जी। लेकिन अब अखिलेश जी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, अमर सिंह जी का सवाल है कि जो राज्यों में सशस्त्र संघर्ष हैं उसमें बच्चों के उपयोग को लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने क्या कोई रिपोर्ट दी है, तो उसका क्या जवाब है बेसिकली? दरअसल ये सवाल संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रतिवेदन दिया था, उसी प्रतिवेदन के आलोक में है, क्योंकि पूरी दुनिया में कई जगह देखते हैं कि उग्रवादी संगठन हैं, कई अतिवादी संगठन हैं, वो लोग हथियारबंद लड़ाई में जब शामिल होते हैं तो वो तरह तरह से अपनी सुरक्षा की और रक्षा की योजनाएं बनाते हैं। तो उसमें कई जगह पाया गया है कि एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें आगे बच्चों को खड़ा कर दें या महिलाओं को खड़ा कर दें, ताकि राज्य की जो फोर्स है, राज्य की जो पुलिस या सेना के लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा हिचकें इस तरह का हमला होने में। क्योंकि आम तौर पे धारणा ये है या प्रचलन ये है कि आदमी सेना के जवान या पुलिस के लोग निहत्थों पे हमला नहीं करते, महिलाओं पे हमला नहीं करते, बच्चों पे नहीं करते। वो कम्बेटेंट अगर होते हैं तो कम्बेटेंट जो लड़ाकू अगर आमने सामने है तो उस पर लड़ाई होती है। तो सरकार ने स्वीकार किया है कि हाँ, उन्हें पता है, सरकार को पता है कि कुछ अतिवादी संगठन बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं और इस तरह की कैडर के रूप में भी, सैनिक कैडर के रूप में भी या उसके सहायक गतिविधियों में भी। कई बार देखते हैं चिट्ठियाँ लाने के लिए कुरियर के काम में भी बच्चों को लगा देते हैं। ऐसी रिपोर्टें कई जगह आई हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो थोड़ा सा अतिवादी प्रभावित क्षेत्र होता है, जैसे छत्तीसगढ़ का प्रभावित इलाके या कुछ झारखंड के कुछ इलाके या महाराष्ट्र के कुछ इलाके जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ हैं। तो सरकार का खास तौर पे सरकार ने जो जवाब दिया है वो कहा है कि कानून और व्यवस्था मुख्य तौर पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उस राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी वहन करती है। अगर राज्य सरकार कोई रिक्वेस्ट करती है तो केंद्र सरकार उससे सहायता देती है। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, एक प्रावधान है कि अगर कोई संगठन इस तरह के कामों में किसी को संलग्न करता हुआ पाया जाए तो उसे तकरीबन 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का दंड भी दिया जा सकता है। अच्छा, तो ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था में कई बार संगठन ऐसी जगहों पे छुपे होते हैं जहां उनका पता नहीं होता या जहां हमला करने में आम जो लोग हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके कारण पुलिस या राज्य सरकार के जो बल हैं वो थोड़े से हिचकिचाते हैं और इन्हीं का फ़ायदा इस तरह के संगठन उठाते भी हैं। लेकिन ये सतत प्रक्रिया है कानून और व्यवस्था की, और उस कानून और व्यवस्था की सतत प्रक्रिया के तहत जो नियमानुकूल है वो राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार उसमें सहायता की ज़रूरत होती है तो देती है। तो अगला सवाल मैं आपसे फिर कर रहा हूँ अरविंद जी, ये राष्ट्रीय पुरुष आयोग की काफ़ी रोचक सवाल है जी। टीजी वेंकटेश का सवाल है कि जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग है उसी तरह से क्या राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की भी कोई बात है? क्योंकि कई बार देखते हैं कि पुरुष लोग शिकायत करते हैं कि हम महिलाओं से या पत्नियों से प्रताड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं। तो क्या इस तरह का कोई सच में प्रस्ताव था? बिल्कुल, आपने देखा होगा अखिलेश जी, इस बीच में यहाँ कचीसर क्लब में एक पूरी मांग उठाई गई और उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, काफ़ी लोग शामिल हुए और उन्होंने मांग की कि जैसे महिला आयोग है उसी तरह से महिलाएं भी पुरुषों को परेशान करती हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, तो बेहतर होगा कि एक पुरुष आयोग की स्थापना की जाए। और सरकार पर उन लोगों ने सरकार से मांग की थी और कई जगहों पर उसको समर्थन भी मिला, अगर आप देखेंगे। तो इस सवाल को हमने सिर्फ इसलिए लिया कि हमारे जो दर्शक हैं उनको वो समझें कि हमारे जो सांसद हैं जनता के छोटे छोटे ऐसे मांगों को भी संसद के फोरम पर ले आकर के सरकार को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल हमने इसी में लिया है। लेकिन इस सवाल को जो जवाब है ना है, जवाब है कि नहीं जो ये कहा है, सवाल जो आया है कि क्या सरकार को पत्नियों के द्वारा सताए जाने वाले पुरुषों के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की ज़रूरत पर
बल देने वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? अगर हाँ तो इस पर क्या कार्रवाई की गई? तो सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव हमें नहीं मिला है और ऐसा कोई आयोग बनाने का सवाल नहीं उठता है। तो कुल मिला के ये हम सिर्फ इस नाते ले आ रहे हैं कि ये सवाल जो है ना, लोगों के सवाल जो अलग अलग उठते हैं, सांसद उसको मुखरित रूप में किसी न किसी बहाने वो लाने की कोशिश करते हैं। जो लोग बाहर सम्मेलन कर रहे थे उन लोगों ने भी औपचारिक तौर पर सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। बिल्कुल, लेकिन सांसद ने लिया इसको। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह कि सांसद ने इसको लिया। तो अब एक सवाल अखिलेश जी, जो हमको लगता है शायद आखिरी सवाल होगा, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, उसके पुनर्गठन का मसला है, तो क्या है उसका पुनर्गठन हो रहा है? राकेश सिन्हा का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरे हिसाब से। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जो सवाल है, उस सवाल में है कि कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और उसमें कितने पद रिक्त हैं जी, और उन रिक्तियों को भरा कब तक जाएगा, और उसके बाद है कि क्या उसके पुनर्गठन का कोई सवाल प्रस्ताव है। तो सरकार ने पहली बात ये बोली है कि कोई पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं है। मतलब केंद्रीय जो विद्यालय हैं वो केंद्रीय विद्यालय पहले जिस तरह से काम कर रहे थे वो उसी तरह से काम करते रहेंगे जी। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उसमें रिक्तियां हैं और देश में कुल 1196 केंद्रीय विद्यालय हैं, मतलब 1196 सेंट्रल स्कूल्स हैं। 1/12/2018 की स्थिति के अनुसार तकरीबन उसमें 8,941 पद रिक्त हैं। मतलब अगर कहें तो मोटा मोटी 9,000 पद रिक्त हैं उसमें शिक्षकों के और प्रधानाध्यापकों के जी। तो यह जरूर निश्चित तौर पे एक सरकार ने जो कही है उससे चिंता की स्थिति बनती है। लेकिन सरकार ने कहा है कि रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत रिक्तियां भरी जाती हैं। कई तरीके अपनाए जाते हैं रिक्तियों को भरने में, इसलिए कई बार इसमें देर होती है। तो कई बार सीधी भर्ती होती है, कई बार प्रमोट किया जाता है खास करके जो प्रधानाध्यापक होते हैं। तो ये स्थिति है केंद्रीय विद्यालयों की। लेकिन यह ज़रूर है कि केंद्रीय विद्यालयों में रिक्तियां तकरीबन 9,000 के करीब हैं। और मुझे लगता है कि जब सांसद ने इस तरह का सवाल किया है तो एक सेंसिटाइजेशन सरकार को भी किया है कि इतनी रिक्तियां हैं तो उनको यथाशीघ्र आप भरिए। तो यही दरअसल उद्देश्य होता है सांसदों का कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान दिलाया जाए। तो जिस तरीके से हम अतारांकित सवालों को चलाते हैं उसमें आप देखते हैं कि खेती से लेकर सेना से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर जो आम जीवन से संबंधित जितने तरह के सवाल होते हैं हम कोशिश करते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें ताकि जनता को भी इसकी जानकारी मिले। विद्यार्थी हैं या शोधार्थी हैं उनको भी इस बात का पता चले कि आज की तारीख में सरकार ने अमुक मामले में इस तरह का आंकड़ा दिया है और वे आंकड़े काफ़ी उपयोगी होते हैं सभी तरह के लोगों के लिए। तो हम आपके सामने इस तरह के प्रश्नकाल लेकर आते रहेंगे। आज के प्रश्नकाल में बस इतना ही। नमस्कार।